I thank every other speaker who was present here and they have taken out time from their busy schedule. For the next much awaited talk on menorrhagia as a barrier of multiple social issues, I would like to call upon respected Professor Dr. Rahil Sikandar, Head of Gynae and Obstetrician Civil Hospital, Lamsdam Sharo, Hyderabad. Professor Dr. Rahil Sikandar. Thank you, Dr. Mavish, for a nice introduction. And Assalamu alaikum, and now I think this is good afternoon. हम दोपहर में आ चुके हैं, तो आपको सलाम के साथ रहमतें भी हों इस पर. सो द टॉपिक गिवन टू मी, जो टॉपिक मुझे दिया गया था वो ये था कि मेनोरेजिया हमारी सोशल इश्यूज़ को कैसे अफेक्ट करता है. ठीक है, तो इसमें मैं नेक्स्ट 15 to 20 मिनट आपके साथ गुजारूंगी और उसमें हम बात करेंगे. मे आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. कि मेनोरेजिया कहते किसको हैं, उसकी बहुत सारी डेफिनेशंस तो आपने सुन ली, कुछ नया उसमें ऐड करूंगी. हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो डिफरेंट ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं उनमें क्या उसका रोल है, और सोशल इश्यूज़ पाकिस्तान में क्या हैं. वैसे तो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसे लोगों को प्रॉब्लम होते हैं, मगर पाकिस्तानी प्रॉब्लम्स स्पेशली क्या होंगे, और फिर उसको पॉलिसी लेवल पे उनको सॉल्व हम कैसे कर सकते हैं. आप सब लोगों ने ये तो सुन लिया कि ख़ुद से कैसे जब ये प्रॉब्लम हो तो उसको डील करना है मरीज़ों की अवेयरनेस के लिए. बट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए भी ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि वो किस तरह से डिज़ाइन करें अपने हेल्थ केयर सिस्टम को कि ऐसी बीमारियों वाले मरीज़ों को माशरे में एक अच्छी तरह रहने का मौका मिल सके और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से गुजारने का मौका मिल सके. तो पुराने जो हमारा लिटरेचर है गायनी में, शुरू से हम यूं ही पढ़ते आए थे कि जब 80 मिलीलीटर से ज़्यादा किसी का ब्लड लॉस हो, या वो घंटे में बार बार अपने पैड चेंज करने पड़ रहे हों, उसकी वजह से उनके कपड़े ख़राब हो रहे हैं, फर्नीचर, बेडिंग, ये चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो इसको कहा जाएगा मेनोरेजिया. मगर मेनोरेजिया एक बड़ी मेडिकल टर्म थी जो आम फहम नहीं बन रही थी, इसलिए दुनिया ने अब मेनोरेजिया की जगह HMB या हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इसके लिए टर्म ले ली है. यानी कि एक आम इंसान भी अपनी बीमारी की डायग्नोसिस किसी को भी बता सकता है कि मुझे बहुत हैवी मेंसेस आते हैं या मुझे माहवारी ज़्यादा आती है. अब मेडिकल बुक्स में भी बजाय मेनोरेजिया के टर्म HMB यूज़ होता है. लेकिन सोचने वाले जो लोग सोचते हैं इन चीज़ों पर, उन्होंने सोचा कि क्या इस तरह कह देने से मसले हल हो रहे हैं. तो उन्होंने ये सोचा कि सिर्फ हैवी मेंसेस का आना और उसको मेडिकली ट्रीट कर लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इसमें ये देखना चाहिए कि माशरे में इस डायग्नोसिस के बाद या एक औरत जिसके साथ ये डायग्नोसिस हो जाती है कि उसको माहवारी ज़्यादा आ रही है, उसको क्या मसला होता है. तो उन्होंने सारे डॉक्टरों को, जैसे मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मेरे पास कोई आए के कहेगा मुझे मेंसेस ज़्यादा आते हैं, मैंने उससे पूछनी है थोड़ी सी हिस्ट्री, उसको चेक करना है और दवा लिख देनी है. लेकिन उसके साथ मसले हो क्या रहे हैं, उसको ज़िंदगी गुजारने में तकलीफ़ क्या क्या आ रही है, उसमें आज की प्रेजेंटेशन से पहले सच्ची बात तो ये है कि मैंने भी नहीं सोचा था कि हम अपनी बिज़ी OPDs में बैठकर हम सिर्फ पेन पकड़ते हैं, मरीज़ को देखते हैं और दवा लिखनी शुरू कर देते हैं, मगर उसको तो बहुत सारे मसले हो रहे हैं ज़िंदगी में, उनको सॉल्व करने का नहीं सोचा जाता. तो सोचने वाली कौमों ने डेफिनेशन ही चेंज कर दी और कहा कि जो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस, अब आप उसको कहेंगे जब वो किसी औरत की ज़िंदगी को बुरे तरीके से अफेक्ट कर रहा होगा. उसकी फैमिली लाइफ ख़राब हो रही है, वो बाहर निकल नहीं सकती, वो स्कूल छोड़ देती हैं, वो जॉब में उन्हें प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. तो ये वाली सारी चीज़ें जब मेंसेस के ज़्यादा होने के साथ आने लगें तो 2007 में ये फ़ैसला किया गया कि तब इसको माहवारी का ज़्यादा आना कहेंगे.
उसके बाद इस पे और ज़्यादा ये डिस्कशन होने लगी कि जब हम ये कह रहे हैं कि उसकी ज़िंदगी पे, माशरती ज़िंदगी पे क्या असर है, तो इसको चेक कैसे करेंगे। ये डायग्नोसिस करनी तो बहुत आसान थी कि इनको कितना ब्लड आ रहा है। ब्लड को तो आप वेट कर सकते हो, किसी के पैड को आप देख सकते हो कि इनका हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो रहा है, इस तरह डायग्नोसिस हो जाएगी आराम से। ये डायग्नोसिस कैसे करेंगे कि इस ज़्यादा मेंसेस आने की वजह से उनकी ज़िंदगी पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। तो जब ये सोचा गया कि जिस तरह से अभी हमें शायद डॉक्टर मुनीरा ने बताया, एक कि पिक्टोरियल चार्ट बनता है कि कितना मेंसेस आ रहा है, इसके बजाय कुछ ऐसे टूल्स बनाए जाएं जिससे पता चले कि औरत की सोशल लाइफ पर या माशरती ज़िंदगी पर क्या असर पड़ रहा है, और उन टूल्स पर चेक किया जाए कि उन औरतों को जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की वजह से मेंसेस ज़्यादा आते हैं, कितना उनकी ज़िंदगी अफेक्ट होती है। इस पे कुछ स्पेशल टूल्स बनाए गए। अभी हम उन टूल्स को देखते हैं, लेकिन उससे पहले ये कि मेनोरेजिया इटसेल्फ कौन सी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में हमें कितनी परसेंटेज तक मिलता है। जैसा कि सारे हेमेटोलॉजिस्ट ने हमें बताया कि वॉन विल्ब्रैंड डिज़ीज़ बहुत ही कॉमन है, तो यस, वॉन विल्ब्रैंड डिज़ीज़ बहुत कॉमन है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर मरीज़ जिसको वॉन विल्ब्रैंड डिज़ीज़ हो वो मेनोरेजिया के तौर पे प्रेजेंट करे, न कि ये ज़रूरी है कि जिसे हीमोफीलिया हो वो हो। तो इसलिए जब उसके जो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये कहते हैं कि जिनको वॉन विल्ब्रैंड डिज़ीज़ होती है उनमें से 74 से 100% को मेनोरेजिया या हेवी मेंसेस हो सकते हैं। जिन्हें हीमोफीलिया है उनमें से 57% को होते हैं। फैक्टर 11 डेफिशिएंसी 59%। प्लेटिलेट डिसफंक्शन बहुत कॉमन है आजकल, और ये यंग एडोलेसेंट्स में आ रहा है, और इसकी वजह से उनको हैवी मेंसेस हो रहे हैं। अगर आप नोट करो तो बच्ची जैसे ही जवान होती है और उसको मेंसेस आते हैं, तो उन मेंसेस उस टाइम पर ही, जब मेनार्की वाला टाइम होता है, उस टाइम पे उनको बहुत ज़्यादा माहवारी आने लगती है, और उस वजह से उस बच्ची को प्रॉब्लम्स होते हैं। और उनमें ये देखा गया कि प्लेटिलेट डिसफंक्शन ज़्यादा कॉमन है देन दी अदर, मगर ये दुनिया के स्टैटिस्टिक्स हैं। हमारे पास स्टिल, जैसा हमारी हेमेटोलॉजिस्ट ने बताया कि वॉन विल्ब्रैंड डिज़ीज़ जो है वो टॉप करती है, नंबर 2 पे फिर प्लेटिलेट डिसफंक्शन आ रहे हैं। अब ये करती क्या है, जब किसी को चलो डायग्नोसिस भी हो गई, हम उसको इलाज भी दे देंगे, लेकिन उसकी ज़िंदगी पे वो आपके पास आएगी ही क्यों इलाज लेने के लिए? कोई भी औरत तो कोई भी इलाज लेने के लिए उस वक्त आएगा जब उसे एहसास होगा कि इस प्रॉब्लम की वजह से, इस मसले की वजह से मेरी ज़िंदगी किस तरह अफेक्ट हो रही है। तो जितनी भी स्टडीज़ हुई उसमें ये देखा गया कि एक अच्छी, प्रोडक्टिव, खुशहाल ज़िंदगी गुजारने वाले जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो सारे के सारे लो हैं उन लोगों में जिनको हैवी मेंसेस आते हैं या जिनको माहवारी ज़्यादा आती है। सिर्फ उनका एनीमिया को न देखिए, उनके हेल्थ के इश्यूज़ को न देखिए, मगर उनकी बाकी ज़िंदगी में, उनकी घरेलू ज़िंदगी, उनकी जॉब की ज़िंदगी कैसी रही। जब इन सब चीज़ों को उस टूल पे रख कर नापा गया तो ये सब के सब उनके पुअर थे और नेगेटिव थे। ये एक चार्ट है जिसको SF36 कहते हैं, लेटेस्ट यही चार्ट है जिसमें आप हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी किसी सेहत के मसले की वजह से आपकी ज़िंदगी पे जो असर पड़ते हैं वो किस तरह अफेक्ट होते हैं उन औरतों में जिनको मेंसेस ज़्यादा आ रहे हैं। तो जिनको बहुत ज़्यादा मेंसेस आ रहे हैं वो फिज़िकली या वो काम भी नहीं कर सकती अच्छा, वो जो है उनको जिस्म में दर्द रहता है। अगर वो काम कर भी लेती हैं तो जिस स्ट्रेंथ, जिस वाइटैलिटी, जिस खुशी के साथ एक जवान इंसान जब काम करता है तो उसको काम के बाद खुशी मिलनी चाहिए ना, कि
कि मैंने ये चीज़ कर ली, वो उसी वाइटैलिटी से वो काम करता है, तो वो भी उनकी पुअर हो जाती है। फिर उनकी बिकॉज़ उनका आयरन की कमी होती है, उनमें मुसलसल खून जा रहा है, तो उस वजह से उनका दिमाग भी स्लो काम करता है, वो गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, इस वजह से आपस के ताल्लुकात घर में ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। अगर आप वर्क प्लेस पर हो तो वहाँ पे ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। लोग आपके साथ जो है वो उनका बिहेवियर फिर आपके इस अमल की वजह से जिसमें आप चिड़चिड़े हो, दूसरे लोग भी आपको सीरियस नहीं लेते और आपको डिफरेंट किस्म के इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। अब ये टूल तो बन गया और इसमें ये सारी चीज़ें नाप भी ली गई, मेजर कर ली गई कि ज़िंदगी के इन हिस्सों पे अफेक्ट पड़ रहा है, मगर क्या हम बैठ जाएं? यही फ़र्क होता है एक अच्छे साइंटिफिक क्लिनिशियंस का कि वो गौर करते हैं, वो रिसर्च करते रहते हैं। तो जब देखा गया कि ये टूल्स क्या हमारी औरत की सारी चीज़ों को कवर कर रहा है, तो पता लगा नहीं, हमारी औरत तो जिसको बहुत हैवी मेंसेस आते हैं, उसके अंदर एक खौफ का एलिमेंट भी रहता है। वो डर रही होती है, कभी बाहर निकलूं कपड़े ख़राब हो जाएंगे, क्या होगा, कितनी शर्मिंदगी होगी। दूसरा, उसकी जो ज़िंदगी है उसके अंदर जैसे एक साइकिल सा बन जाता है कि मेंसेस आने से हफ्ता पहले वो गरीब तैयारियों में लग जाती है कि अब मेंसेस आने, मैं देखूँ सारा सामान मौजूद है कि नहीं है, मैंने जो है मीटिंग्स ऐसी कोई इम्पॉर्टेंट तो नहीं है जहाँ मुझे जाना है उनको मैं कैंसिल कर लूँ, कोई ऐसे काम तो नहीं है जिसमें मुझे घर से दूर रहना पड़ेगा, वहाँ पे वॉशरूम नहीं होगा तो मसला होगा। तो ये सारी सोचें उसके दिमाग में होगी और हम मेडिकली जब हम डॉक्टर किसी को ट्रीट करते हैं तो हम इसमें नहीं सोच रहे होते कि किसी औरत की ऐसी लड़की की ज़िंदगी छोटी छोटी बातों की वजह से हो सकता है वो बहुत होशियार और बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन क्योंकि वो बेचारी हर मेंसेस आने से पहले इन मसलों में रहती है तो वो अपनी फुल पोटेंशियल नहीं दे पाती अपनी पढ़ाई को या अपनी जॉब, तो इस वजह से भी उसकी ज़िंदगी पे अफेक्ट पड़ता है। फिर सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेंसेस ही हैवी आते हों, अक्सर हैवी मेंसेस के साथ दर्द भी होता है, तो ये एक और साथ की चीज़ हो गई जो उसकी ज़िंदगी को अफेक्ट करेगी। और फिर ये जो हमारे टूल्स हैं जो अभी मैंने दिखाया, वो ये भी नहीं हमें बताता कि कौन सी बीमारी में कितना ज़्यादा उसकी ज़िंदगी अफेक्ट होगी। जनरली तो बता दिया गया है कि जिसको मेंसेस ज़्यादा आते हैं उनकी ज़िंदगी इस तरह से प्रॉब्लम कर सकती है। तो ये ज़रूरी है उन नए नौजवान डॉक्टर्स के लिए जो काम कर रहे हैं इस सिलसिले में कि अब वो नए टूल्स आएँ एंड दे थिंक अबाउट इट और इस पर रिसर्च। अब अगर हम इन पर्टिकुलरली पाकिस्तानी औरत के बारे में सोचते हैं, उसके सोशल इश्यूज़ के बारे में सोचते हैं, तो उससे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारी औरत का सोशल रोल क्या है, हम औरत को देखते कैसे हैं माशरे में। तो ये सिर्फ हमारा ही माशरा नहीं है, बाकी जगहों पे भी औरत जो है ना वो एक ख्याल करने वाला पर्सन है। उसने बच्चों का भी ख्याल करना है, उसने घर वाले जो बड़े बूढ़े रह रहे हैं उनका भी ख्याल करना है, उसने अपने घर को भी साफ़ सुथरा और अच्छा रखना है कि दूसरे लोग जो उसके घर में आएँ वो खुश रहें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये वो औरत जब इस मसले से गुज़र रही होती है तो वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर सकती, जबकि उससे एक्सपेक्ट यही किया जाता है। और जब वो अपनी एक्सपेक्टेशंस पे पूरी नहीं उतरती तो फिर उसी को लोग बुरा भला भी कहने लगते हैं। हमारे मुल्क में सारा दिन ये तो बीमारी पड़ी रहती हैं, इनके तो मसले ही नहीं ख़त्म होते, इनको तो डॉक्टरी की दवाएं ही ज़रूरी पड़ती हैं। तो इन चीज़ों को भी अच्छे डॉक्टर, अच्छे केयर प्रोवाइडर्स हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि हम इनको कैसे टैकल कर सकते हैं। ये हमारे माशरे के मसले हैं। अब हम शुरू ये करते हैं कि जब ये तो औरत हो गई, लेकिन अगर वो बच्ची है, उसको पहली दफ़ा मेंसेस आए हैं या दूसरी दफ़ा मेंसेस आए हैं और वो बहुत हैवी हैं, तो पहला मसला क्या होगा? वो तो छुप जाएगी, वो अपनी माँ को भी नहीं बताएगी कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है।
और इस वक्त भी मैं जिस यूनिट में काम करती हूँ वहाँ पर एक 13 साल की बच्ची है जिसकी हीमोग्लोबिन 2 है। जब वो बिल्कुल बेहोश होके गिर पड़ी और वो कुछ ना कर सकी, तब उसके माँ बाप उसको हमारे पास लाए। और उसकी वजह क्या थी? ये हमारा माशरे का सिस्टम है। हम कैसे मेंसेस के बारे में हमारी लड़की हमसे बात करेगी? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस हो रही है। जो माएँ हैं वो अब ख्याल करती हैं और इंशाल्लाह जैसे जैसे अवेयरनेस और तालीम बढ़ेगी तो ये चीज़ को कवर कर लिया जाएगा और उन बच्चियों को जल्दी पिक करके और उनका जल्दी इलाज शुरू करके उनको बेहतर किया जा सकता है। दूसरे मसले जो इन बच्चियों के साथ होते हैं, अगर बहुत बीमार नहीं भी हुई, अभी थोड़ा थोड़ा उसका मसला चल रहा है, वो स्कूल छोड़ देगी। वो स्कूल इसलिए छोड़ देगी कि स्कूल में फैसिलिटी ही नहीं है कि अगर उसको मेंसेस हैवी हैं तो वो बाथरूम जाए, बाथरूम साफ़ ही नहीं है। और जो को एजुकेशन वाले स्कूल्स हैं उसमें वो इतने लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ रहे हैं, वो बाथरूम कैसे जाएगी? वो अपना पैड कैसे चेंज करेगी? वहाँ पे वो पैड रखेगी किस जगह पर? तो ये सारे वो इश्यूज़ हैं जो हमारी बच्ची और लड़की फेस करती है और उसकी वजह से या तो वो स्कूल छोड़ देती है या उसकी स्कूल में परफॉर्मेंस बुरी हो जाती है। जब उसकी स्कूल में परफॉर्मेंस बुरी हुई, वो सारा दिन इसी परेशानी शर्म में है, तो क्या हुआ कि उसकी टीचर ने भी उसे डांटना शुरू कर दिया और जो बाकी बच्चे जो उससे तेज़ थे वो भी उसका मजाक उड़ाते हैं। और ये सारी चीज़ें मिल के एंड रिज़ल्ट इसका ये होता है कि हमारी बच्ची तालीम नहीं हासिल करती, वो स्कूल छोड़ देती है। और जब वो तालीम हासिल नहीं करेगी तो फिर तो सारे मसलों की जड़ ही ये है कि आपके पास तालीम नहीं है और अवेयरनेस नहीं है। अगर वो घर में है तो फिर उसके जो मसले हैं वो यही हैं कि उसको हर वक्त खौफ रहता है कि कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए, बिस्तर ख़राब ना हो जाए, मेहमान आएंगे तो कोई फर्नीचर पे स्टेन ना लगा हुआ हो। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो उसकी फैमिली लाइफ है उसको ख़राब कर देती हैं। अगर उसके माँ बाप हैं वो डांटेंगे, तुम काम नहीं करती, तुम काम में इंटरेस्ट शो नहीं करती। अगर वो जो है उसके बहन भाई उससे नाराज़ होंगे, हमें ज़्यादा काम करवाया जाता है, तुम कुछ नहीं करती, आराम करती रहती हो। और अगर वो मैरिड है फिर तो मसले ही मसले हैं। अगर आपको प्रोलॉन्ग मेंसेस चल रहा है, आपकी सेक्सुअल मैरिड लाइफ ख़राब हो गई, आपका हस्बैंड में भी बहुत सारी बातें हैं, इसको डैश 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 कह देते हैं। और इन लॉज फिर जो आपकी ससुराल है वहाँ पे आपका रहना मुश्किल हो जाएगा कि ये तो बीमार ही रहती है, काम कोई नहीं करती, जिठानी कितना काम कर लेती है, इससे तो कोई काम ही नहीं होता, जो होता है तो वो अच्छा नहीं होता। कोई ये नहीं सोच रहा होता कि उसके साथ मसला क्या है और उसको इलाज की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये सारे सोशल इश्यूज़ जो हैं, ये इनका एंड रिज़ल्ट इसको हम कहते हैं लैक ऑफ सोशल एम्पावरमेंट। उसके पास इतनी हिम्मत, इतनी ताकत ही नहीं है कि वो अपनी इन चीज़ों को कहीं बयान कर सके, वो कहीं जाए और जाकर इसका कोई हल ढूंढ सके। तो जब ये सब कुछ नहीं होता और ये सोशल एम्पावरमेंट उसके पास नहीं आती तो मसला जो है वो बढ़ता जाता है और यही साइकिल चलता जाएगा और हर दफ़ा इस तरह से बच्चियां स्कूल छोड़ेंगी, औरतों के घर ख़राब होंगे, वो अपने बच्चों पे तवज्जो नहीं दे सकेंगी। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि हम औरत को एम्पावर करें सोशली। एक तालीम याफ्ता औरत और लड़की ही सोशली एम्पावर होती है। जब वो एम्पावर होती है तो वो अपने ऐसे इश्यूज़ के बारे में बात कर सकती है, वो इसके बारे में हेल्प कलेक्ट कर सकती है। और ये देखा गया कि ऐसी ही औरतों ने माशरे को बदल दिया। ये सिर्फ़ ये नहीं है कि उसका भला होता है, मगर माशरों को चेंज होने में, तरक्की देने में औरत की सोशल एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा उसका हाथ है। गुर्बत से बचाने में बहुत ज़्यादा हाथ है। एक हेल्दी औरत अपने घर को अच्छा रखेगी, उसका हस्बैंड सेटिस्फाइड होगा, वो अच्छी कमाई करके आएगा, वो प्रोडक्टिव होंगे और इस तरह जो हमारा सस्टेनेबल गोल है कि हमें पॉवर्टी से फ़ाइट करना है, दैट ऑल्सो कैन बी अचीव। तो अब किया क्या जाए नेक्स्ट?
करें क्या, इसको हल कैसे करें इस मसले को। दवाओं वाला के इलाज तो आपको सारी डॉक्टर साहिबान ने बता दिए थे कि आपको अपनी बीमारी का पता होना चाहिए, अपने डॉक्टर का पता होना चाहिए, आपके पास एक डायग्नोसिस का चार्ट होना चाहिए। मगर हम सब मिलकर एज ए सोसाइटी, एज ए स्टेक होल्डर, एज हेल्थ केयर प्रोवाइडर हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि जो स्कूल हेल्थ सर्विस शुरू हुई थी उसको रिवाइव करें, ताकि वो बच्चियाँ जिन शुरू में ही पिक हो जाएं, स्क्रीन हो जाएं स्कूल लेवल पर ही, और उनका इलाज शुरू हो जाए और वो माशरे का इफ़ेक्टिव पर्सन बन सकें। दूसरा काम जो हम कर सकते हैं वो एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर हम, और ये WHO का एक इनिशिएटिव भी है, 2019 से या 2020 से अब वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया जाता है, जिसमें ये है कि बच्चियों को अवेयर कराया जाए मेंसेस और मेंसेस के मसलों के बारे में। तो उस डे को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को, और हमें अपनी कम्युनिटी को और सोसाइटी को साथ लेना चाहिए। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, वो जो इसेंशियल ड्रग्स हैं उनमें, क्योंकि जो मायरीना या LNG बताया था हमें डॉक्टर नाजली ने और उन्होंने, वो बहुत महंगी चीज़ है, वो हर एक के लिए अवेलेबल नहीं है। तो हमें अपनी गवर्नमेंट को, हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर को ये कहना चाहिए कि इसको आप इसेंशियल ड्रग्स की लिस्ट में रखें, ताकि जिन लोगों को ज़रूरत हो उन्हें हम ये दे सकें और ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। एक बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है, और इसका फ़ायदा ये है कि आपको किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बच्चेदानी भी रखिए, और ये बस एक छल्ला जो कि 6 साल तक आप रख सकते हैं, आपको डिज़ीज़ फ्री रखेगा। इसके अलावा एंडोमेट्रियल एब्लेशन, आई एम सॉरी फॉर दी स्पेलिंग मिस्टेक्स, एंडोमेट्रियल एब्लेशन टेक्निक्स जो हैं ये भी अवेलेबल नहीं है हर हॉस्पिटल में। ये भी हमारे पॉलिसी मेकर्स कर सकते हैं कि इनकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करें कि एटलीस्ट तमाम टर्शरी हॉस्पिटल में या तालका लेवल हॉस्पिटल में ये सिंपल सी इंटरवेंशन है जो कि अवेलेबल हो। दूसरी जो हम एज ए सोसाइटी मिलके कर सकते हैं वो ये कि सोशल एम्पावरमेंट और ऑफ वेमेन को बढ़ाया जाए, ताकि वो इन मसलों को बात कर सकें इन पर, और आके इनका हल ढूंढ सकें, और फिर हम सब एक हेल्दी माशरा तश्कील दे सकें। शुक्रिया। Thank you, ma'am, for sharing your such experiences with us. For the next talk on overview of bleeding disorders in women, I would like to call upon Dr. Sidra Kader, consultant hematologist, Lam Jamshoro. Dr. Sidra Kader. Assalamu alaikum to my respected seniors, colleagues, students, and my dear patients. Today, my talk is on the overview of bleeding disorder in women. These are the objectives which I am going to discuss with you all. Introduction. Bleeding disorders are a major group of hematological disorders because excessive bleeding can lead to serious consequences. इससे क्या क्या हो सकते हैं? सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जैसे शॉक में पेशेंट जा सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। वॉन विलियन डिजीज़ इज़ द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर इन वुमेन विद ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। लेकिन इसके साथ साथ दूसरे जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे प्लेटलेट फंक्शन डिसऑर्डर्स है, बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम है, ग्लेंसमैन थ्रोम्बोसिथेनिया है, ये भी हमारी फैमिली इसमें बहुत कॉमन होते हैं, क्योंकि हमारे जो सोसाइटी है उसमें कज़न मैरिजेस, फैमिली में जो मैरिजेस होती हैं उनसे ये डिजीज़ेस होती हैं। इनके अलावा रेयर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, रेयर क्लॉटिंग फैक्टर डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो भी ज़्यादा कॉमन होते हैं, क्योंकि ख़ानदान में शादी करने की वजह से ये डिजीज़ेस पाकिस्तान में कॉमन है। होता क्या है, जब भी चोट लगती है तो बॉडी में कुछ चीज़ें होती हैं जो ब्लीडिंग को रोकती हैं, जैसे कि वेज़ोकॉन्स्ट्रिक्शन है, प्लेटलेट का
जाल बनाना है, प्लग बनाना है, और क्लॉटिंग फैक्टर्स का सेकेंडरी प्लग, सेकेंडरी जाल बनानी होती है, ठीक है। इसकी इन सब चीज़ों की वजह से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। लेकिन अगर प्लेटलेट्स की कमी या उसमें कोई डिफेक्ट हो जाए तो ब्लीडिंग या खून नहीं रुकता, या क्लॉटिंग फैक्टर में कोई डिफेक्ट या उसकी कमी हो जाए तो तब भी ब्लड नहीं रुकता। नाउ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स क्लासिफायर होते हैं 4 ब्रॉड कैटेगरीज में। प्लेटलेट डिसऑर्डर्स हैं, क्लॉटिंग फैक्टर डिसऑर्डर्स हैं, वेस्कुलर डिसऑर्डर्स एंड फिब्रोलाइटिक डिफेक्ट्स हैं। प्लेटलेट डिसऑर्डर्स फिर क्लासिफाई होते हैं 2 मेजर कैटेगरीज में। एक तो प्लेटलेट्स कम है जिसको हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, और दूसरी जो कैटेगरीज में आती है वो होती है क्वालिटेटिव डिसऑर्डर्स ऑफ प्लेटलेट, जिसमें प्लेटलेट्स होते तो नॉर्मल है, विद इन अ रेंज होते हैं, लेकिन उसमें डिफेक्टिव होते हैं, वो अपना काम नहीं कर पाते और पेशेंट्स ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट होते हैं। फिर क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर और क्वालिटेटिव डिसऑर्डर फिर सब डिवाइडेड होते हैं कि इनहेरिटेड, एक्वायर्ड। इनहेरिटेड जो होते हैं वो बचपन से होते हैं, फैमिलीज़ में रन करते हैं, और जो एक्वायर्ड कॉजेज़ होते हैं वो किसी भी एज में प्रेजेंट कर सकते हैं और फैमिली हिस्ट्री उसमें मौजूद नहीं होती यूजुअली। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नॉर्मल जो प्लेटलेट्स एक जिस्म में होते हैं वो होते हैं 1,50,000 से 4,50,000। अगर इससे कम हो जाएंगे 1,50,000 से तो उसको हम टर्म देते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। माइल्ड होती है, मॉडरेट होती है, सीवियर होती है। सीवियर हम तब कहते हैं जब 50,000 से कम होते हैं प्लेटलेट्स। इनहेरिटेड कॉजेज़ ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में कुछ कंजेनाइटल थ्रोम्बोसाइटोपिनियाज आती हैं जो अक्सर स्केलेटल एबनॉर्मलिटीज़ के साथ प्लेटलेट्स के कम होने के भी होते हैं। उसके अलावा वॉन विलिब्रियन डिजीज़ है टाइप 2B, वो भी हमारे पास थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के साथ प्रेजेंट करती है। दूसरे फंक्शन डिसऑर्डर हो गए, बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम हो गया, बोन मैरो फेलियर सिंड्रोम्स हो गए। एक्वायर्ड कॉजेज़ ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में इम्यून डिस्ट्रक्शन, इसका मतलब है कि हमारा जो बोन मैरो है वो प्रोड्यूस सही कर रहा है प्लेटलेट्स, लेकिन जो ब्लड में टूट रहे हैं किसी वजह से, जैसे एंटीबॉडीज़ होती हैं, कोई वायरल इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस B है, C है, इन वजह से, या कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो प्लेटलेट्स को तोड़ रहा होता है आपके ब्लड में। इन्फेक्शंस, मलेरिया एंड डेंगू मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिनका आउटब्रेक हुआ है, वो भी आपके प्लेटलेट्स को तोड़ रहा होता है। उसके अलावा नॉन इम्यून डिस्ट्रक्शन जो होते हैं उसमें दूसरी वजूहत आ जाती हैं, जैसे DIC कंडीशन है, TTP है, मेटास्टेटिक डिजीज़ है, ल्यूकेमियाज है। इनहेरिटेड क्वालिटेटिव डिफेक्ट्स ऑफ प्लेटलेट्स, इसमें बर्नार्ड सोलियर आ जाते हैं, ग्लेंसमैन थैलेसीमिया आ जाती है जिसमें फंक्शन ख़राब हो जाता है प्लेटलेट्स का। एक्वायर्ड क्वालिटेटिव डिफेक्ट्स ऑफ प्लेटलेट्स में रीनल डिजीज़, जिसमें फंक्शन ख़राब हो जाता है प्लेटलेट्स का, और ड्रग्स जैसे एस्पिरिन है, स्टीरॉइड्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, ये फंक्शन प्लेटलेट्स जो फंक्शन होता है उसको ख़राब कर देती हैं। एंटीहिस्टामिन है। ना क्लॉटिंग फैक्टर डिफेक्ट जो आपके सेकेंडरी प्लग बनाता है और ब्लीडिंग को रोकता है, उसके भी कुछ कॉजेज़ होते हैं, इनहेरिटेड होते हैं और एक्वायर्ड होते हैं। इनहेरिटेड में फैक्टर 8 जिसको हम हीमोफीलिया A कहते हैं, 9 फैक्टर की कमी हो जाना जिसको हम हीमोफीलिया B कहते हैं, वॉन विलिब्रियन फैक्टर का कम हो जाना। रेयर ब्लीडिंग डिसऑर्डर में कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बाहर तो रेयर होते हैं बट दे आर नॉट रेयर इन पाकिस्तान। उसके अलावा विटामिन K डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर, एक्वायर्ड क्लॉटिंग फैक्टर का कम हो जाना किसी भी वजह से, जैसे लिवर डिजीज़ है, विटामिन K डेफिशिएंसी है, DIC एक डिज़ीज़ होती है उसमें कम हो जाते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। तो ये मुख्तलिफ़ बीमारियां हैं जिनकी वजह से पेशेंट प्रेजेंट करता है ब्लीडिंग के साथ, और हमें एज ए डॉक्टर रूल आउट करना पड़ता है कि किस वजह से ये ब्लीडिंग हो रही है। नाउ कॉमन प्रेजेंटेशंस क्या हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर के? प्लेटलेट डिसऑर्डर्स, प्लेटलेट्स अगर कम हैं या ख़राब हैं तो वो किस तरह प्रेजेंट करते हैं? यूजुअली स्पॉन्टेनियस जल्दी से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और निशाना दाग धब्बे पड़ जाते हैं
और नाक से खून बहता है, जैसे दिखाई गई है पिक्चर में, मसूड़ों से खून बहता है, ये निशान हो जाते हैं ऐसे, और हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, जिस तरह प्रीवियसली बताया गया है कि क्या होता है। तो नॉर्मल जो ब्लड फ्लो होता है मेंस्ट्रुअल, वो 4 to 6 डेज़ का होता है और अराउंड 30 ml होता है। लेकिन अगर यही हैवी इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो जाए तो उसको हम हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं, जैसे कि 7 दिन से ज़्यादा ब्लड लॉस हो या 80 ml से ज़्यादा। इसके अलावा आपका जो भी एब्जॉर्बेंट मटेरियल है हर 2 घंटे के बाद चेंज करना पड़े, इसकी वजह से एनीमिया के साइन एंड सिम्टम्स आए, या आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जैसे प्रीवियसली बताया गया है वो आपकी ख़राब हो, तो इसका मतलब होता है कि इसको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है। ना क्लॉटिंग फैक्टर डिफेक्ट होगा, जैसे हीमोफिलिया ए है तो वो जोड़ों में खून जमेगा, ठीक है, तो वो इस तरह से हेमाटोमास बन जाएंगे, तो वो ज़्यादातर क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी में होता है। नाउ फैक्टर 13 डेफिशिएंसी अगर होता है तो वो ज़्यादातर अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लीडिंग और खून का जम जाना दिमाग में, ठीक है। इसके अलावा वुमेंस मिसकैरेजेस अबॉर्शन के साथ भी आ सकती हैं इफ़ दे हैव अंडरलाइंग फैक्टर 13 डेफिशिएंसी। ये एक रिसर्च की थी हमने अपने आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में, डायग्नोस्टिक रिसर्च लैब में। 80 पेशेंट्स वी हैव टेकन जिनको ब्लीडिंग नाक से या मेनोरेजिया थी, तो उसमें हमने देखा गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थी वो वॉन विलिबन डिज़ीज़ इन 27.5% पेशेंट्स में वॉन विलिबन डिज़ीज़ डिटेक्ट हुई, एंड मेनोरेजिया वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कॉमन सिम्टम्स। थैंक यू। Thank you so much, Dr. Sidra. For the next talk on how to diagnose women with bleeding disorders, I would like to call upon Dr. Arshi Naz, Assistant Professor of Medical Research Center and Pathology, LUMS, Jamshoro. Dr. Arshi Naz. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उन तमाम सामईन का और जो तमाम मरीज़ अपना टाइम निकाल के ये अहम लेक्चर सुनने के लिए आए और अपनी फैमिलीज़ के साथ बहुत दूर से ट्रैवल करके आए और बहुत सुबह उन्हें इंतज़ार भी करना पड़ा हमारे रजिस्ट्रेशन डेस्क पे। और इसके अलावा बाकी तमाम उन मोअज़्ज़ज़ हमारे जितने भी चेयरपर्सन, को चेयरपर्सन, डॉक्टर रिस्पेक्टेड तज़नीम अब्बास एंड मैडम प्रोफेसर मेहरुन्निसा हु इज़ chairperson of Liaquat University of Medical and Health Sciences, Jamshoro, and head of the department, Dr. Professor Rahil Sikandar, and Dr. इसके अलावा हमारी जो दो गेस्ट जो स्पीकर्स जो इससे पहले आपको बहुत सारी मालूमात शेयर करके जा चुके हैं, डॉक्टर नाज़ली हुसैन, डॉक्टर मुनीरा बुरहानी फ्रॉम NIBD, और इसके अलावा डॉक्टर अनीला खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में उन तमाम स्पीकर्स का बेइंतहा शुक्रगुज़ार कि उन्होंने एक छोटे से यानी कि अपने OPDs में अपनी पेशेंट्स के अंदर ये टाइम निकाला और थ्रू आउट हमारी तमाम मैडम्स जो है सफ़र करके हैदराबाद से अपनी तमाम मसरूफियात छोड़ के सिर्फ आप लोगों की अवेयरनेस और सेशन के लिए कि जर्नल पब्लिक को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि इन बीमारियों से मुतालिक ख़वातीन में जो बीमारियां होती हैं उसके दूर रसा असरात होते हैं, उनको हम कैसे जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उससे टैकल करें। मेरा नाम डॉक्टर अर्शी नाज है। आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी, लम्स, जामशोरो। पैथोलॉजी ऑफ डिपार्टमेंट जामशोरो, लम्स
इस वक्त जो है डायग्नोस्टिक रिसर्च ऑन द बिहाफ ऑफ डायग्नोस्टिक रिसर्च लम्स यूनिवर्सिटी जामशोरो, इस वक्त पूरे सिंध में कोई 44 के करीब हमारी स्टैट लैब्स हैं जिनमें क्वालिटी रिपोर्ट्स और इंतहाई कॉस्ट इफ़ेक्टिव और इस जो है विज़न के साथ हमारी यूनिवर्सिटी अपने जो है मेंटोर्स के विज़न को फॉलो कर रही होती है कि एक्सेस टू एवरीवन, यानी कि हर सोसाइटी का बंदा उन तमाम मेरा ताल्लुक़ डायग्नोस्टिक फील्ड से है तो उन तमाम टेस्ट को एक्सेस कर सके और उन तमाम सहूलियात जो एक जो है बहुत महंगे तरीन टेस्ट हैं एक सस्ते से जो है यानी कि कोशिश की गई है कि तमाम मरीज़ों तक वो सहूलियात पहुँचे। इसके अलावा तमाम फ्री क्लिनिक्स हमारा पब्लिक सेक्टर है, इस वजह से गवर्नमेंट सेक्टर में तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लिनिक्स जो है आपने सुना होगा सुबह से इतने स्पीकर्स और इतनी जो है फैकल्टी हमारी जो आपको सारी इंफॉर्मेशंस दे रही हैं कि ये तमाम हमारी गायनाकोलॉजिस्ट हेमेटोलॉजिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम मरीज़ों को जो है देखते हैं सुबह से शाम तक और 24 घंटे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इलाज मालजे के लिए भी और इसके साथ साथ तशख़ीसी सहूलियात के लिए भी। मेरा कोई डिस्क्लोजर इस वक्त एज अ साइंटिस्ट एज अ स्पीकर अगर इसमें कोई मालूमात ऐसी कि किसी जो है इंस्टीट्यूट से तो ये जस्ट फॉर अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए हेल्थ एशिया के लिए हमने जो है डिज़ाइन की थी और स्ट्रक्चर की थी ये तमाम मालूमाती प्रोग्राम। इसमें आउटलाइन में हम सबसे पहले जो एक सबसे बड़ा जो मरहला आता है उस सबसे ज़्यादा जो पेशेंट जो है ठीक है जो है मालूमात ये भी डायग्नोस भी हो गया, सिम्टम्स भी हो गए, बहुत सारे चीज़ पाकिस्तान में दुनिया में हालांकि ख़वातीन का वजूद तो जो है अम्मा हवा के ज़माने से था लेकिन जो है हमारे पास जो ये अवेयरनेस खून की बहने की बीमारियों की और ख़ास तौर से मेनोरेजिया की या माहवारी के जो मसाइल आए उसके बाद से अब तक हमारे यहाँ पाकिस्तान में तकरीबन कोई 2001 से एक ख़ास तौर से एक मुहिम शुरू हुई कि जिसके बारे में माहवारी के बारे में बात की जाने लगी और नाउ अल्हम्दुलिल्लाह कि जब चीज़ें शुरू होती हैं तो इख्तिताम पज़ीर भी होती हैं। ठीक है उसमें जो है वेरिएशन आती जा रही है, दो लोग आते जा रहे हैं और मीर कारवां बनता जा रहा है तो उसमें जो है मज़ीद जो है मालूमात ऐड होती जा रही हैं, इदारे ऐड हो रहे हैं, लोग जो है उसमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले कि अप्रोच क्या है डायग्नोसिस की और हमें अगर मरीज़ अगर जो है लेबल्ड हो गया है कि उसको जो है खून बहने की बीमारी है या माहवारी का प्रॉब्लम है तो उसको कहाँ जाना चाहिए। तीसरी चीज़ कि ये फैसिलिटीज़ टेस्टिंग की ये अवेलेबल भी हैं पाकिस्तान में और कहाँ अवेलेबल हैं, कौन से इदारे हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तीसरा जो है चैलेंजेस, ये चैलेंजेस तो हर जगह हर उसमें कभी भी 100% चीज़ें पूरी नहीं होती। दुनिया जब तक है मसाइल भी जब तक हैं और उसके साथ साथ सॉल्यूशन भी टाइम टू टाइम आते रहेंगे। अच्छा इस वक्त मेनोरेजिया के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो चुकी तो मैं अब सिर्फ आऊँगी कि इस टॉपिक को चूज़ करने का मकसद क्या था। इस टॉपिक को चूज़ करने का मकसद ये था कि जो है दुनिया भर में अगर हम लिटरेचर देखें तो उसमें सबसे पहले जो फर्स्ट जो है आती हैं आपके पास ऑर्गेनिक प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, फिर उसके बाद सेकंड पे जो है वॉन विली ब्रांड और हीमोफीलिया टाइप की चीज़ें आती हैं। लेकिन हमारे स्ट्रक्चर में क्यों कहते हैं कि अपनी अपनी सोसाइटी अपने अपने माशरे का कल्चर अपने अपने रीजन्स की जो है मुख्तलिफ नौइयत की बीमारी एक ही होती है, वो यूएस में भी वही होगी, ब्रिटिश में भी होगी, यूरोप में भी वही होगी, एशियन कंट्रीज़ में भी वही होगी, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन, उसके सिनेरियोज, उसकी मैनेजमेंट, उसके लिए जो सहूलियात मैसर है वो लिमिटेड रिसोर्सेज, इनके हालात मुख्तलिफ होते हैं। इसलिए हमें ये चैलेंजेस जो है फेस करने पड़ते हैं और जिसको टाइम टू टाइम जब तक हम गैप्स आइडेंटिफाइड नहीं करेंगे, वो खला जानेंगे नहीं कि हम कहाँ खड़े हैं, तो उसको पुर करने के लिए हमें वसाइल भी जो है या उसके लिए इक़दामात भी करने पड़ेंगे। तो जब हमने इसको स्टडी किया सन 2007 में ये स्टार्ट की गई थी, सबसे पहले कराची लेवल पे की, फिर जो है थ्रू आउट सिंध, तो तकरीबन कोई 1000 पेशेंट रजिस्टर्ड किए और उस वक्त ये अंदाज़ा हुआ
कि जिस वक्त जब डेटा निकल कर आया और ये पेपर पब्लिश हुआ एक जो है ब्लड के रिसर्च जर्नल में भी और एक दूसरे जो है सेज ग्रुप में भी ये पब्लिश हुआ, प्रोसीडिंग अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीमेटोलॉजी में इस पेपर को अवार्ड भी मिला, ग्लोबल नेशनल अवार्ड इन अमेरिकन सोसाइटी, इंटरनेशनल अवार्ड इन अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीमेटोलॉजी की तरफ से। तो इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ जो हमारी सोसाइटी की आई कि प्लेटलेट डिसऑर्डर्स जो है बहुत ज़्यादा सफ़ेद खलिए एक जो है उनकी ख़राबी की वजह से भी ये बीमारियां जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन ये आइडेंटिफाइड या इनकी तशख़ीस इतनी आसानी से नहीं हो पाती कि हर जगह जो है इसको डायग्नोस करने के लिए, इसकी तशख़ीस करने के लिए टेस्ट हर जगह मौजूद नहीं है। तो इसलिए ये जो है ढके छुपे रहते हैं, ये इतनी तादाद सामने नहीं आती। दूसरा जो है सेकंड मोस्ट कॉमन जो है डिसऑर्डर जो हमारे यहाँ वॉन विली ब्रांड डिजीज़, जो कि सुबह से आप सुन रहे होंगे, जिसका बहुत सारे लोग जान भी गए होंगे। अच्छा, प्लेटलेट फंक्शन में भी कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा जो सोसाइटी अवेयर होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लैंडुलर थ्रोम्बोसिथेनिया, बर्नार्ड सोलिया, लेकिन आई एम श्योर और मैं जो है मेरी जितनी भी रिसर्च पेपर मोर देन प्लस 60 रिसर्च पेपर सिर्फ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स पर ही हैं कि उसमें अगर आप देखें तो उसमें आप देखेंगे कि और भी प्लेटलेट डिसऑर्डर्स हैं जो कि हम डायग्नोस नहीं कर पाते सिर्फ तशख़ीसी सहूलियात के, क्योंकि लिमिटेड फंड जब रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं उसके लिए तो अवेलेबल होता है, लेकिन उसके बाद जब हम डायग्नोसिस पर आते हैं तो हमारे पास वहाँ लिमिटेशंस आती हैं और हम वो सहूलियात मैसर करना हमारे लिए मुश्किल होता है। लेकिन जो है इन रिसर्च की आगही के अंदर प्लेटलेट फंक्शन सबसे ज़्यादा कॉमन, दूसरा वॉन विली ब्रांड डिजीज़ और थर्ड नंबर पे क्लॉटिंग फैक्टर डिफेक्ट्स इस जो है जनरल पॉपुलेशन में हमारे पास, डिजीज़ पॉपुलेशन में हमारे पास सामने आया। अच्छा, फिर उसके बाद एक सेकंड स्टडी थी, पहली तो ये पब्लिक सेक्टर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज NIBD की थी। दूसरी जो है ये जो है वर्ल्ड फेडरेशन हीमोफीलिया की, सिर्फ डिजीज़ पेशेंट के जिनको प्रॉब्लम्स थी खून बहने की बीमारियों की और उनको जो है स्क्रीन किया गया। तो उस वक्त हमारे पास जो रेशो निकला कि जो है हमारे पास जो WFH जो पूरी दुनिया में रिपोर्ट करता है कि कॉमन ब्लीडिंग डिसऑर्डर 1 in 1000 है, हमारे पास 133 मरीज़ इन 1000 निकले। सो हाई नंबर, और इससे भी ज़्यादा हाई नंबर है क्योंकि इस दौरान जब हमने ये स्क्रीन किया था तो कुछ हमारे पास इंटीरियर सिंध के गाँव ऐसे थे कि पूरी पॉपुलेशन 500 600 उनकी जो आबादी में ख़वातीन थी उन गाँव की, वो सारी की सारी ब्लीडर्स थी, खून बहने वाली बीमारियां थी। और आपस में जब कज़न मैरिजेस हुई थी तो वॉन विली ब्रांड डिजीज़, प्लेटलेट डिसऑर्डर्स, फैक्टर 13, फाइब्रोनोजिन, तो मल्टीपल जो है जब इंटर कज़न मैरिजेस थी तो उसी तरह से उनके डेटा भी सामने आए। लेकिन उसमें जाहिर सी बात है लिमिटेड फंड्स की वजह से सिर्फ पेशेंट स्क्रीन किए गए, कैरियर्स और बाकी जो है पॉपुलेशन छोड़ दी गई, और ये एक लिमिटेड जब इससे की जो पूरी पॉपुलेशन 47 मिलियन है तो हमने सिर्फ अभी 1000 पेशेंट की जो है उसको स्क्रीन किया था। इसके अलावा जो डिस्क्रिपेंसी डेटा की फर्दर आई डॉक्टर ताहिरा जफर के ग्रुप ने की, तो वहाँ उन्होंने कहा कि वॉन विली ब्रांड डिजीज ज़्यादा कॉमन है, GC सेकंड नंबर पर आया, फैक्टर 5 एंड फैक्टर 10 एंड फैक्टर 13 एंड उसके बाद अदर डिसऑर्डर्स जस्ट लाइक 10 एंड 11 भी 1 और 2 जो है रिपोर्ट हुए। अच्छा, इसके बाद अब जो है आ जाता है सिनेरियो कि तरीक़ाकार क्या है कि टेस्ट लेने का तरीक़ाकार क्या। इसमें सबसे पहला आ जाता है कि आपकी जहाँ पर भी आप GP के पास जाएँ, हमारे यहाँ से पूरे पाकिस्तान में प्राइमरी, टर्शरी और सेकेंडरी केयर जो है हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, क्लिनिक्स मौजूद हैं, तो वहाँ पर जो है क्या स्क्रीनिंग होती है। तो अभी इस वक्त हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम जो हिस्ट्री क्वेश्चनर लम्स यूनिवर्सिटी ने डायग्नोस्टिक रिसर्च में कंस्ट्रक्ट किया है, हमने जनरल पेशेंट्स पे डॉक्टर सिद्रा और पूरी टीम जो है डॉक्टर किरण एंड डॉक्टर मरियम जो है उसको फॉलो कर रही हैं। तो हम चाहते हैं कि उसको सोसाइटी में डॉक्टर राहिल और मैम के थ्रू मैम मैरोनिसा एंड सोसाइटी पर्सनस आर ऑल्सो देयर कि इसको थ्रू आउट उसको हम भेजें, आपको रिव्यू करें और इसको थ्रू आउट हम जनरलाइज के जितने भी ब्लीडिंग के पेशेंट हो सस्पेक्टेड वो उसके थ्रू उसको जो है स्क्रीन किए जाएँ और वो एक जनरल क्वेश्चनर, एक स्ट्रक्चर क्वेश्चनर हर क्लिनिक्स में मौजूद हो।
सेकंड ये है कि आपके पास, क्योंकि उसमें हिस्ट्री और ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा आपके पास आ जाता है टेस्टिंग फैसिलिटीज़, कि आपके पास टेस्टिंग फैसिलिटीज़ क्या है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास स्लम्स में इस वक्त हम जो है जामशोरो यूनिवर्सिटी में, हैदराबाद में, इंटीरियर में, पब्लिक सेक्टर में ये सब वाहिद लैब है डायग्नोस्टिक रिसर्च की जो तमाम पूरे इंटीरियर के 29 डिस्ट्रिक्ट में ये तमाम फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सेप्ट प्लेटलेट डिसऑर्डर। वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से हमारे पास ये अवेलेबल होंगे। तमाम फैक्टर्स पीटी, एपीटीटी और इंतहाई मुनासिब कीमत पे एज़ कम्पेयर टू अदर पब्लिक सेक्टर्स, अदर प्राइवेट सेक्टर्स जो है एक्सेसिबल फीजिबल कॉस्ट जस्ट फॉर द कॉस्ट ऑफ द टेस्टिंग वी आर चार्जिंग, हम जो है चार्ज कर रहे हैं। केसेस ऑफ द मेनोरेजिया जो है अगर देखा जाए तो इनके जो सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियल कॉजेज़ होते हैं वो ऑर्गेनिक है। दूसरा जो है ये हमारे पास क्या है इंटरनेशनल लिटरेचर, लेकिन अब आज जो है 2007 में 2002 में ये पब्लिश हुआ था और हम आज खड़े हुए 2022 में। आप पिछली 3 स्टडीज़ देख चुके हैं और जो सुबह से स्पीकर्स अपने अपने डेटा शेयर कर रहे हैं। तो वी आर नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, चाहे वो आगा खान हो, चाहे वो डाई यूनिवर्सिटी में हेल्थ ऑफ साइंसेज हो, चाहे वो लम्स जामशोरो हो, दे आर प्रोमोटिंग एंड प्रोवाइडिंग एक्सलेंट सर्विसेज। और इसके अलावा हमारी सोसाइटी ऑफ हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी जो एक्टिवली पेशेंट्स को कॉन्सनट्रेट, अभी डॉक्टर राहील जो है आपसे अपना डेटा शेयर करेंगे सिंध का, कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्सनट्रेट प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू आउट द सिंध। और बहुत ही जल्द ही नेक्स्ट वीक में हमारा MOU जो है डायग्नोस्टिक रिसर्च का और सोसाइटी ऑफ हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी का साइन होने जा रहा है, जिसके थ्रू हमारे जितने भी मरीज़ होंगे उनको ये फैक्टर्स प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट था कि कैरियर्स। अच्छा, एक बड़ा रॉन्ग कॉन्सेप्ट होता है कि जी जो है सबसे पहला सवाल होता है कितने % हमारा फैक्टर 8 होगा तो हमें ब्लीडिंग होगी और कितने % पे नहीं होगी। अच्छा, ये बड़ी अभी जो है जाहिर सी बात है हमारी अभी पूरी दुनिया में एक ये जो है मिथ है कि क्वेश्चन मार्क है कि हम कितने लेवल पे कहें कि ब्लीडिंग समटाइम्स 50% पे भी ब्लीडिंग हो रही होती है पेशेंट को, और समटाइम्स अच्छा उसकी डिफेक्ट, उसकी रीज़न ये है कि जेनेटिक वेरिएशंस बहुत। अब दुनिया जो है लेवल के बाद एक्टिविटी फंक्शन टेस्ट करने के बाद अब जा रही है जेनेटिक लेवल पे कि वो कौन सी जेनेटिक मॉडिफिकेशंस हैं जिसकी वजह से 50% पे ब्लीडिंग नहीं हो रही, 50% पे ब्लीडिंग हो रही है लेकिन 30% और 20% पे ब्लीडिंग नहीं हो रही, समटाइम्स 30% पे ब्लीडिंग हो रही है, 50% पे ब्लीडिंग हो रही है। तो अभी जेनेटिक स्टडीज़ जो है बहुत ही लिमिटेड डेटा जो है पाकिस्तान का पब्लिश हुआ है, तो उससे जो है तकरीबन कोई 105 नॉवल म्यूटेशंस वी हैव आइडेंटिफाइड सो फार, जेनेटिक वेरिएशंस इन द पाकिस्तान रिगार्डिंग डिफरेंट जीन्स। अच्छा, इसके अलावा अब आपके पास सिम्टम्स हो गए, फैमिली हिस्ट्री हो गई कि फैमिली में रन कर रहा है या नहीं कर रहा, लेबॉर्ट्री स्टडीज़ पे हमने बात की, सुबह से बात हो रही है। इसके अलावा ब्लीडिंग जो है नॉर्मल कब है, अब नॉर्मल कब है, इस पर भी बहुत ज़्यादा इन डिटेल डिस्कस हो चुका है। फैमिली हिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर में डॉक्टर मुनीरा ने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया है, डॉक्टर सिद्रा ने बताया है, तो आई विल नॉट गो इन द डिटेल सो फार। लैब टेस्ट जो अब आते हैं, जो लैब टेस्ट जो सबसे ज़्यादा हमें जो फिजिशियन हमारे क्लिनिक्स में होते हैं या पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कोई भी टेस्ट अभी इंडिविजुअली 100% आपको इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहेंगे कि समटाइम्स क्या होता है कि जो है वॉन विलिब्रेंड डिजीज़, वॉन विलिब्रेंड फैक्टर 8 के जो लेवल्स होते हैं समटाइम प्रेगनेंसी की वजह से नॉर्मल आ रहे होते हैं लेकिन वो लो होते हैं पेशेंट के अंदर। इसके अलावा स्ट्रेस होता है, एक्सरसाइज कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है पेशेंट, एक्सरसाइज है, तो तब भी जो है 8 के लेवल्स और फैक्टर 8 के फैक्टर वॉन विलिब्रेंड के लेवल्स अफेक्टेड होते हैं। इसके अलावा मेडिकेशन इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। ये हमारे जो है क्लिनिशियन के लेवल पे सबसे ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है कि वो उसको अंडरस्टैंड करे कि कौन सी मेडिकेशन स्टार्ट हुई भी होंगी जो इम्पेक्ट करती है क्लॉटिंग फैक्टर्स पे, कि हम उनसे पहले उनको मरीज़ की हिस्ट्री ज़रूर लें कि कौन से मेडिकेशन
मेडिकेशन, कौन सी दवाइयाँ दे रहे हैं और उसका इम्पैक्ट कितने दिन तक आएगा, कब तक आएगा, उसको मॉनिटर करें और उस दौरान हमें वो टेस्ट करवाना भी चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तीसरी चीज़ जो है प्लेटलेट फंक्शन टेस्टिंग, कि प्लेटलेट फंक्शन जो है ये हर जगह अवेलेबल नहीं है। अच्छा, इसी तरह से मैं लैब के जो जितने भी टेस्ट बताती चलूँ कि फैक्टर 8, पीटी, एपीटीटी, ये हर अस्पताल में अवेलेबल नहीं है, हर यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं है। इस वक्त कराची में या इनमें अगर सिंध की बात करूँ तो हमारे पास इस वक्त जस्ट सिर्फ आगा खान, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस somehow and Liaquat National Hospital and NIBD and Liaquat University of Medical Health Sciences जामशोरो के पास ये लैब की तशख़ीसी सहूलियात खून बहने की बीमारियों की मौजूद है और हम इसको ना सिर्फ लेवल ऑफ एक्टिविटी के उस पर कर रहे हैं, अब हम जेनेटिक सीक्वेंसिंग पर भी जो है नेक्स्ट मंथ से इसको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे कि जितने भी हमारी जो हीमोफीलिया या प्लेटलेट डिसऑर्डर, तो उनकी जेनेटिक टेस्टिंग भी हमारे पास अवेलेबल होंगी फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। डायग्नोस क्यों करते हैं, करने की ज़रूरत क्या पड़ी? क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा जो है बढ़ा, सिम्टम्स जो है ट्रीटेबल होने चाहिए, ब्लीडिंग जो है स्टॉप होनी चाहिए, उसकी वजह जो है बहुत ज़्यादा खून की कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से भी जो है पेशेंट को डायग्नोस करना ज़रूरी है। अच्छा, अब रुकावटें कहाँ कहाँ हैं? हम रुकावटों की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। बहुत हद तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है, गाइडलाइंस बन चुकी है कि नॉर्मल में क्या फ़र्क है, अब नॉर्मल में क्या फ़र्क है। दूसरा जो है चैलेंजेस जो है हमें लैब टेस्ट के वो कभी अवेलेबल होते हैं, कभी नहीं होते, उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे क्लिनिशियंस को है नहीं है। पेशेंट जो है जिन लैब्स में जाता है वो उसको एक्सप्लेन करते हैं नहीं करते कि ये टेस्ट कब, कैसे, कहाँ करवाना है। तीसरी चीज़ जो है कि रिसोर्सेज और टूल्स के तमाम टेस्ट अवेलेबल हैं, पेशेंट की एक्सेस में है, क्योंकि कुछ टेस्ट ऐसे हैं कि ज़्यादातर सिवाय पीटी एपीटीटी को छोड़ के 1000 रुपये से ज़्यादा इसकी कॉस्ट आ रही होती है, तो वो पेशेंट जो है अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इसमें जो है हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर, सोसाइटीज़, दे आर टेकिंग ऑलरेडी द इनिशिएटिव्स और इसको मज़ीद स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है कि ऑन द लेवल ऑफ सिंध गवर्नमेंट और NGOs कि इसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लोगों को मैसर हों। इसके अलावा डिस्कम्फर्ट जो है ये पहले ही ऑलरेडी जो है डायग्नोस हो चुका है। अच्छा, मुझे एक जो सबसे ज़्यादा, जब मैं जो है बाहर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करती थी तो मैं पॉला जेम्स का जब मैं लेक्चर सुनती थी तो हमारे यहाँ क्या है कॉन्सेप्ट कि हम गोरों को बड़ी जो है खुश उसलूबी से बताते हैं और अपने यहाँ के जो अपना पोटेंशियल टैलेंट जो कि सालों से काम कर रहा होता है और खामोशी से सर झुका के क्लिनिक्स में काम कर रहे होते हैं, लैब्स में डॉक्टर्स काम कर रहे होते हैं या जीपीस बैठे हुए होते हैं, वो जो है सालों से देख रहे होते हैं, लेकिन वो जाहिर सी बात है वो कहीं हाईलाइट नहीं होते और वो जो है आराम से अपने काम कर रहे होते हैं। तो मैनी पॉला जैम्स आर वर्किंग, बहुत सारी पॉला जैम्स हमारे पाकिस्तान में उससे कहीं ज़्यादा बहुत अरसे से वो ख़वातीन अपनी क्लिनिक्स में सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। तो उनमें बहुत सारी आज पूरी आपने जो जितनी भी क्रीम थी, जितनी भी प्रोफेसर राहिल सिकंदर हो गई, प्रोफेसर मेहरुन्निसा है, इसके अलावा प्रोफेसर नाजली को सुना, डॉक्टर मुनीरा को सुना, डॉक्टर मरियम खानजादा जो कि क्लिनिक्स हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही होती हैं, डॉक्टर किरण आमिर है जो कि जो है सालों से जो है अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दे आर लॉट्स ऑफ पॉला जैम्स इन पाकिस्तान हु आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब, बहुत अच्छी सर्विसेज और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड कर रही हैं। इसके अलावा जो है अगर हम ये देखें कि प्रॉब्लम्स हमें कहाँ कहाँ आ रही होती है, तो अब नाउ वी विल कंक्लूड माय सेशन कि एक्यूरेट डायग्नोसिस जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसको करने के लिए भी आपने देखे कि चैलेंजेस कहाँ कहाँ क्या क्या होते हैं तो हमें ओवरकम करने होंगे, बीइंग अ सोसाइटी, बीइंग अ डायग्नोस्टिक पर्सन, बीइंग अ क्लिनिशियन, बीइंग अ GP एंड बीइंग अ पेशेंट एज वेल। सो जो है हमें बार बार बातचीत करनी चाहिए पीरियड्स की, हमें आपस में मिल बैठ के तमाम इंस्टीट्यूट्स को कोलैबोरेशन, जो कि अभी ISTH की थीम भी थी कि कोलैबोरेटिव फॉर ऑल एंड एक्सेस फॉर ऑल, कि हम सब कोलैबोरेट करें और आपस में ये सेमिनार्स जो है बजाय हम साल का इंतज़ार करें, साल में 2 या 3 मरतबा अपने रिव्यूज़ शेयर करें।
So these are the pioneers of Pakistan in this region of the Sindh, who established the diagnostic facilities and clinical hematological facilities in throughout the Sindh. ये जो है डायग्नोस्टिक टीम है, क्लिनिकल टीम है, जिन्होंने सिविल हॉस्पिटल में थ्रू आउट द सिंध जो है डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की. एंड वेरी जो है बिग हैंड इस वक्त मौजूद नहीं है हम में वाइस चांसलर प्रोफेसर इकरामुद्दीन उज्जैन, जिन्होंने अपनी जो है कैपेसिटी बिल्डिंग इन द रियल सिनेरियो, और इसके अलावा हमारी गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट, जिन्होंने बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में रह के परेशानियों का सामना करते हुए भी आज जो है रिसर्च भी चलाई, एकेडमिक्स भी, और लोगों के लिए सहूलियात भी मैसर की. जज़ाकल्लाह, और आप तमाम लोगों का शुक्रिया. एंड थैंक यू सो मच फॉर. Thank you so much, ma'am. It is our immense pleasure that we have President of Hemophilia Welfare Society, Mr. Rahil, who I would like to welcome you here and share your database and experiences with us. Mr. Rahil. थैंक यू सो मच. जी अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम राहिल अहमद है और मैं हीमोफीलिया फैक्टर डेफिशिएंट सीवियर चाहूँगा कि हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी एफिलिएटेड एंड वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के साथ और ब्लीडिंग डिसऑर्डर कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो 25 ईयर से अपनी सर्विसेज अपनी कम्युनिटी की शक्ल में फराहम कर रहे हैं. और बहुत सारा आज डिस्कशन हुआ है, एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और एक्सचेंज ऑफ अवेयरनेस हुआ. और हमारे जो डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्टीज़ हैं यहाँ पर, बड़ी खुशी हुई उनको सुन के कि हमारे पास एक आला मेयार के डॉक्टर्स और अपनी मालूमात के साथ यहाँ मौजूद हैं. बट देयर इज़ सम चैलेंजेस और हमारे ग्राउंड पे कुछ चैलेंजेस मौजूद हैं. सबसे पहले मैं अपने टॉपिक के ऊपर आऊँगा कि हम बात करते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर, वो इस वक्त क्या हैं पाकिस्तान के अंदर. हीमोफीलिया एक जो डिज़ीज़ है, इसकी बाकायदा नेशनल रजिस्ट्री पाकिस्तान में बन चुकी है और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के साथ ये एफिलिएटेड है. और तमाम इसके जो प्रोटोकॉल्स हैं रजिस्ट्री के, वो उसमें लिए जाते हैं. जब भी सर्च करते हैं पाकिस्तान का डाटा, तो ये नेशनल रजिस्ट्री से ही आप लोगों को फराहम किया जाता है. और ये वो डेटा है जो WFH के तहत हमारे पोर्टल्स के ऊपर चल रहा होता है. हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में पोर्टल्स रन कर रहे हैं. तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा हमारे पास फैक्टर 8 के पेशेंट रजिस्टर्ड हैं नेशनल के अंदर, और फैक्टर 9 के हमारे पास 440. इसी तरह ये तमाम डिज़ीज़ जो है वो हमारे पास पेशेंट रजिस्टर्ड हैं और ये प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं. अगर हम सिंध की बात करें तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो 2019 की जो हीमोफीलिया थर्ड गाइडलाइन है, उसके अंदर हीमोफीलिया का जो प्रेवलेंस है, जो रेट आया है, वो 1 लाख में से 21 मेल बर्थ आया. तो इस तरह जो हीमोफीलिया की अगर हम डेमोग्राफी बनाएं सिंध के अंदर, तो हम इसको 4 ब्लॉक में तोड़ते हैं और इसको डिवीज़न वाइज लेके जाते हैं और देखते हैं कि हम हीमोफीलिया को किस तरह मैनेज कर सकते हैं. इस वक्त सिंध के अंदर हमारे 3 जो हैं सैटेलाइट ट्रीटमेंट सेंटर हैं. कराची में जो है हमारा बेसिक है, जहाँ हमने डे केयर सेंटर में तमाम प्रोग्राम्स और रेजिमेंट्स फराहम कर रहे हैं इसमें. सेकंड हमारा मीरपुर ख़ास में, और थर्ड हमारा गम्बट में है जेम्स के अंदर. क्योंकि मैंने आपको बताया हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारी कम्युनिटी ग्रुप है. इस वक्त जो यूथ है हीमोफीलिया की, जो हमारे वॉल्टियर्स हैं, जो वर्कर्स हैं और जो सफ़रर हैं, वो यूथ के अंदर 150 हैं जो अपनी सर्विसेज फराहम करते हैं एज ए वॉल्टियर, और यही पेशेंट्स हैं. इसी तरह वुमेन ग्रुप हमारा है जो तो वुमेंस के तमाम मैटर्स को देखता है. 300 वुमेंस के ऊपर इंक्लूडिंग कैरियर्स इसके अंदर ये अपना फंक्शनली अपने रोल प्ले करते हैं, जो मैं आपको बताऊँ. हमारा वुमेन ग्रुप जिस तरह एक प्रोविंशियल लेवल के ऊपर होता है, यहाँ जो वुमेन्स हैं, सफ़रर्स हैं, वो अपनी
काउंसलिंग, उनकी रिहेबिलिटेशन, उनकी एजुकेशन और उनकी ट्रीटमेंट और जो उनकी कंसल्टेंसी एक्सेस के ऊपर काम करती हैं। तो इस तरह सिंध में हमारा ग्रुप जो 300 पर है, इसी तरह चारों प्रोविंसेस पे मिलके हमारा जो ग्रुप है वो नेशनल पर है। और ये दोनों ग्रुप जाके WFH के साथ एसोसिएट होते हैं और एम्पावरमेंट और इनकी अवेयरनेस और उन सारी चीज़ों को वहाँ से इनको ट्रेन किया जाता है और फैसिलिटेट किया जाता है। ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारी एनुअली मीटिंग्स होती हैं, हमारी वुमेंस को एम्पावर करने के लिए रिहेबिलिटेशन की जाती है। उन वुमेंस को जो कैरियर हैं, सफ़रर हैं, उनको लीगल सपोर्ट फराम की जाती है, फाइनेंशियल सपोर्ट फराम की जाती है और ट्रीटमेंट भी हीमोफीलिया सोसाइटी में फराम की जाती है। तो ये जो वुमेंस के मैटर्स होते हैं, हमारी वुमेन ग्रुप खुद इसको एड्रेस करते हैं और उनकी प्रॉपर काउंसलिंग और ये सारा निज़ाम हमारे पास मौजूद होता है। इसी तरह यूथ का मैंने जिस तरह आपको बताया, तो इस तरह हमारा इंटरनेशनल और नेशनल ग्रुप मौजूद है। पेशेंट को ट्रीटमेंट के साथ साथ, क्योंकि हम खुद पेशेंट्स हैं और सफ़रर हैं, अपनी डिजीज़ पे काम कर रहे हैं, तो हमने अपनी काम को 3 हिस्सों में तोड़ा है। नॉट फॉर सिर्फ ट्रीटमेंट के एक ट्रीटमेंट दे दिया जाए और पेशेंट को घर भेज दिया जाए। हमने पूरा एक रोड मैप तैयार किया हुआ है अपने पेशेंट्स का, और यही WFH की एक एफर्ट्स है डेवलपिंग कंट्री में कि वो एम्पावर करते हैं इसको कम्युनिटी को। तो यहाँ एजुकेशन सिस्टम भी मौजूद है, माइक्रो फाइनेंस भी मौजूद है हमारे रजिस्टर्ड पेशेंट के लिए, और इनको एजुकेशन के वज़ाइफ वगैरह भी दिए जाते हैं इंटरनेशनल नेशनल डोनर्स की तरफ से। काफ़ी सारी इस पर बात हो गई, पर मैं यहाँ सिर्फ दो टॉपिक हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी हमारी वुमेन जाती हैं कहीं पे भी और जो हमारे पास कॉल्स आती हैं वो OT की टेबल पे होते हैं पेशेंट, और मुख्तलिफ डिफरेंट हॉस्पिटल से कॉल आती हैं कि आप काइंडली सपोर्ट फराहम करें। तो इम्प्रॉपर डायग्नोसिस बड़ा मैटर कर रही है। और सेकेंडली ये कि हमें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो प्रोडक्ट है हीमोफीलिया की वो अवेलेबल नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक प्रोडक्ट है, और बाकी जो जिस तरह की भी प्रोडक्ट्स हैं हम यूज़ कर रहे हैं फैक्टर 8 और 9 की, वो कोल्ड चेन मेंटेन नहीं होती, और हम उसको प्री और पोस्ट प्रोटोकॉल्स बना के सर्जिकल टेबल पर डाल देते हैं और फिर हम कहते हैं कि ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही है। तो इम्प्रॉपर डायग्नोसिस बड़ा मैटर कर रही है। हीमोफीलिया कंसिडर करके वॉन वोली ब्रांड को हम ट्रीट कर रहे होते हैं प्री और पोस्ट के ऊपर, तो ये बड़ा लाइफ थ्रेटनिंग केस आ जाता है। तो हमें अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि हमें प्रॉपर डायग्नोसिस इनकी ज़रूर रखनी चाहिए, और ट्रीटमेंट प्रोडक्ट अगर हमारे पास नहीं, और जो जिस प्रोडक्ट को हम बेस बना के डोजेस कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्या उसकी एफिकेसी इतनी है कि वो सर्जिकल प्रोसीजर के ऊपर हम डाल दें उसको। क्योंकि मैंने बताया आप पैरेलल मार्केट्स के मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो मेडिसिन आ रही हैं WFH के तहत, वो कोल्ड चेन मेंटेन है, वो हमारे पास होती हैं। उसमें भी दो इसमें प्रोडक्ट हैं, एक शॉर्ट एक्टिंग कहलाती है और एक एक्सटेंडेड हाफ लाइफ कहलाती है। तो दोनों के प्रोटोकॉल्स अलग तरीके से बनते हैं। कि यहाँ जो चैलेंज है वो यही है कि आपकी ट्रीटमेंट प्रोडक्ट नहीं है पाकिस्तान में रजिस्टर्ड, आपके पास सिर्फ एक ट्रायो है जिस पे आप डिपेंड कर सकते हैं। फर्दर पैरेलल मार्केट से जो आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं वो सर्जिकल प्रोसीजर के ऊपर आपको रिस्क में डाल दें। इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन हो चुकी है। हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी WFH के साथ काम करती है। टोटल जितनी भी इसकी रिसोर्सेज हैं सब पेशेंट कम्युनिटी अपनी बेसिक नीड को खुद पूरी करती है। हमारे पास कोई डोनर अगर नहीं भी है तो हीमोफीलिया कम्युनिटी पेशेंट्स अपनी तमाम चीज़ों को पूरा करते हैं। 3 प्रोग्राम पाकिस्तान या 4 प्रोग्राम पाकिस्तान के डॉक्टर्स नहीं जानते इनकी प्रोडक्ट्स को, या ऑन डिमांड प्रोडक्ट जो यूज़ होती हैं हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटीज़ के अंदर, वो एक्सटेंडेड हाफ लाइफ प्रोडक्ट्स होती हैं। वो 72 आवर्स के ऊपर जाके आपकी एफिकेसी को मेंटेन रखती हैं। बट बताते हैं चाहे वो कोई भी हॉस्पिटल हो कि आप इसको इस प्रोटोकॉल से यूज़ करें तो वो इतनी एक्सपेंसिव मेडिसिन को 8 आवरली पे यूज़ करके ज़ाया कर देते हैं। दूसरा प्रोग्राम लो डोज प्रोफिलैक्सिस है, ये 0% जॉइंट डिफॉर्मिटी के ऊपर है। हमने इसके लिए सजेस्ट की है अपनी WFH ने 1 to 10 ईयर्स के बच्चे जिनके जॉइंट्स अभी सेफ़ है उनको हम प्रोफिलैक्सिस दे के सेव करते हैं। तो एक बड़ी तादाद हमने अपने बच्चों की इसमें सेव की है। थर्ड हेमलिब्रा प्रोफिलैक्सिस, ये एक गेम चेंजर प्रोडक्ट है हीमोफीलिया फैक्टर 8 पेशेंट के लिए, विद एंड विदाउट इनिबिटर बोथ। ये 1 मंथ लगती है प्री, और इसकी जो लोडिंग डोज है और इसके बाद मेंटेनेंस डोज है ये पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो चुकी है। आप लोग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं फैक्टर 8 वालों के लिए, ताकि वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह गुजार सकें।
होम बेस्ड थेरेपी हम अपने इंटीरियर सीन पेशेंट्स को जो रजिस्टर्ड हैं उनको उनके घरों पे भेजते हैं, उनका प्रॉपर प्रोटोकॉल्स बना हुआ होता है, उनकी खाली फाइल्स आती हैं मॉनिटरिंग सिस्टम पे, वो हमारे साथ होते हैं। ये सारे प्रोग्राम से हमने अपने पेशेंट्स को दिया। यहाँ मैं एक बताना चाहूँगा कि ये कोई पहला केस नहीं है। हीमोफीलिया सोसाइटी के अंदर वन वॉली ब्रांड्स की जो भी प्रेगनेंसी से लेके उसके ससेरियन या नॉर्मल डिलीवरी तक का पूरा प्लानर होता है, और जो डे फर्स्ट से लेके एंड तक जाता है, तो वो ये बच्चियाँ जो है रबिया, ये वन वॉली ब्रांड की बच्ची थी, और इस तरह की और बच्चियाँ हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से विदाउट एनी सिंगल ब्लीड ये अपनी बेबी इनके होते हैं और बच्चे भी इनके नॉर्मल। तो हीमोफीलिया सोसाइटी में आप लोग रेफ़र कर सकते हैं। वो बच्चियाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट, हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर। आपकी एक्सपर्टी होगी और सर्विसेज यहाँ सपोर्ट हमारी होगी, तो ये बच्चियाँ अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती हैं। अब ये हमारी कुछ फैसिलिटी है, यहाँ सर्विसेज हैं, इसको आप छोड़ें। जब आप लोग कभी हीमोफीलिया सोसाइटी में अगर आप लोगों का विज़िट हो या आप लोग आएँ, वहाँ देखें, आपको एक क्राउड मिलेगा, पेशेंट की अच्छी ओपीडी मिलेगी, तो आप लोग वहाँ पर रिसर्च और दूसरी स्टडी भी कर सकते हैं, बल्कि इन बच्चों और बच्चियों को सपोर्ट भी कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से। थैंक यू सो मच। बेटा मैंने 30 इयर्स अब्बासी शरीफ में काम किया, जो 3 नंबर नाज़मात है, मुझे आप पर कोई इन्फॉर्मेशन सॉरी। प्रॉब्लम ये है कि हम इतने करीब होते हुए, आप 4 नंबर नाज़मात, 3 नंबर नाज़मात, 4 नंबर, आप 4 नंबर, हाँ, शिफ्ट हुए, 3 नंबर नाज़मात, और मुझे आपकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मैं समझती थी कि ये पार्टनर फाउंडेशन वाला कोई नहीं काम करेंगे। तो ये जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, इससे जो लगा आप है कि हाँ सबसे पहले ये डिसाइड करें। फिर दूसरी बात ये है कि अभी मैंने खास तस्वीर उठाई कि आप कैंस करें, मुझे नहीं पता कि आप आएंगे कि मैं अपनी लड़कियों को एटलीस्ट ये बता सकूँ कि भाई हीमोफीलिया सोसाइटी तुम्हारे इतने करीब है, और जब हमारे पास ऐसा पेशेंट आता है कि प्रिफर है, तो आप लोगों को ना अपना थोड़ा सा BBC ज़रूर करनी चाहिए। आप लोगों को अपने बारे में अवेयरनेस बनाने की ज़रूरत है, और आई थिंक शी हैज़ प्रोवाइडेड यू अ फोरम जहाँ पे माशाल्लाह आप आए हैं, योर टॉक पब्लिक, लेकिन इसकी ज़्यादा गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। जी, मैं इस पर आपको थोड़ा सा बता दूं कि हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी सोशल मीडिया पे भी मौजूद है, और इस तरह हमारा एक नेटवर्क है हीमोफीलिया के ऊपर, जिसमें इंडस है, हुसैनी ब्लड बैंक है, NIBD है, लम्स है, और बहुत सारे इदारों के साथ है। जहाँ तक रह गई बात पब्लिक सेक्टर की, जैसे अब्बासी शहीद है या JPMC है, या हम कह सकते हैं दूसरे, तो यहाँ हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंशाल्लाह होने वाली है, जिसमें हम टर्शरी केयर सर्विसेज जिन हॉस्पिटल्स में, जिसमें सिविल है, वहाँ पर हम अपने सैटेलाइट यूनिट्स उनके साथ स्टार्ट करने वाले हैं। पर यहाँ पर मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूँगा कि अनफॉर्चुनेट हमारे जितने भी हीमाटोलॉजी डिपार्टमेंट हैं, वो हीमोफीलिया या ब्लीडिंग डिसऑर्डर पर उस लेवल पर फंक्शनल नहीं है जिस लेवल पे होना चाहिए। वहाँ पर रिसोर्सेज, सिस्टम और एक्सपर्टीज़ मौजूद है, पर वहाँ पर जो सबसे बड़ा मैटर आ रहा है, वो हमने देखा है पब्लिक सेक्टर के अंदर, वो डायग्नोसिस है। डायग्नोसिस कोगुलेशन टेस्टिंग अवेलेबल नहीं है। सेकेंडली वहाँ पर जो ट्रीटमेंट है या क्रायो है या ड्राई फैक्टर कॉन्सेंट्रेट अवेलेबल नहीं है वहाँ पर। ये 2 बड़े मैटर्स आ रहे हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर, जिस पे हम PP नोट के साथ मिलके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप शुरू करने वाले हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप हमसे कांटेक्ट करें, Sure. ईमेल करें, तो एक MOU साइन हो जाए, पूरे पाकिस्तान में काम हो जाएगा। एक्चुअली अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि आज मैंने बैठ के हीमेटोलॉजिस्ट जो कुछ सीखा है, शायद मेरी सारी ज़िंदगी में सीख सकते। मैं रिटायर हो गई, प्रोफेसर राही रिटायर होने वाली, लेकिन मुझे ये है कि अवेयरनेस से आखिर तक तालीम आवेदन पर जाइए, और आई थिंक हमारे पास एफिशिएंसीज हैं, हमारे पास पता नहीं है बहुत सारी चीज़ों का, जैसे भी आज हीमेटोलॉजी के लेक्चर्स में तो पता लगा कि जिस चीज़ को हम कोएगुलेशन डिसऑर्डर को ऐसे यूज़ करते हैं, वो भी एग्जिस्ट भी करती है। These are the things which are related. I think हमें सबको साथ मिलके काम करना है। थैंक यू सो मच कि तुमने हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे दिया। थैंक यू। Thank you so much, Sir Rahil, for sharing your such a great work with us, and such a great honor to have you here. For some concluding remarks, I would like to call upon Chair of the program,
Professor Dr. Marunisa Kashkeli, Chairperson, Department of Gynecology and Obstetrician, LUMS, Jamshedpur, Hyderabad, to please come and share her reviews. Professor Dr. Marunisa. Thank you so much. Really, it's a great pleasure and honor for me to chair the session. And I'm 100% agreed with Dr. Tazeen that lot of availability of all the facilities and we people are unaware to utilize them. And with these programs, for that I highly appreciate our hematology team from Liaquat University, the organizer Dr. Arshi, for taking her all the efforts to arrange these sort of seminars, for even for our people, like expertise in the field of gynae obstetrics and having so much problem, because this is the common problem for the women, and no doubt inviting all the expertise from the gynae and obstetrics and hematology for sharing these views and their experiences regarding this common problem. And this problem is having high effect on the quality of the life of the women as well as how they are affecting their health. So much informative for all of us and as well as the community awareness. So in the end, just all the speakers did well, sharing the theoretically and their own experiences, and as well in they are planning for the future strategies. They did well. And so the conclusion is that here the priority should be given for the proper awareness, and this awareness should be started from the adolescent period of the girls when they are achieving their minority. This should be their curriculum part, and they should be well aware, taught regarding these issues. And as the age increases in the reproductive careers, they must be at least in a position to highlight, to share with the parents and to the concerned expertise, the gynecologist and hematologist, for proper identification, proper and early identification and treatment strategies. A lot of having, and we are utilizing, because delayed diagnosis and as well as improper medication leading to harmful effect and health problems as well. And as we people, even the Liaquat University are covering whole interior of Sindh, and no doubt nowadays we are having all the investigatory facilities even at rural areas as well. So they must be utilized, properly diagnosed and properly managed, so as according to Dr. Rahil, that this will improve the women's social empowerment and as well as their. So God bless of us so as to continue this sort of activity and provide better services to our nation, to our peoples, and especially the women's, because they are our futures. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Now I would like to call upon the co-chair of the program, Professor Dr. Tazeen Muneeb, Secretary SOGP, to please share her views. Professor Dr. Tazeen. अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं ऑर्गेनाइज़र्स, जिन्होंने एक बहुत अच्छे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया, और मैं समझती हूँ एक आई ओपनर प्रोग्राम है। मैं खुसूसन मैं तो अपने आप को बिल्कुल जाहिल समझ रही थी कि हेमेटोलॉजी बात कर रहे हैं। तो रियली इट गिव्स यू कोई भी उम्र सीखने के लिए ख़त्म नहीं होती। I am 62 now, I am still learning, I'll keep on learning inshallah, because मेरा हमेशा से ये होता है कि
ज़िंदगी है तो सीखेंगे, ज़िंदगी ख़त्म हो गई तो सीखना बंद हो जाएगा. तो थैंक यू सो मच अर्शी. शी टुक अ लॉट ऑफ पेन और अल्हम्दुलिल्लाह शी हैज़ produced a very good program. Very crisp presentations by the presenters, but some people exceeded the time, which I don't like. I'm a very particular person about time. So rest of the things are very good. Thank you organizers and thanks, and we'll be available as SOGP. मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमसे जो करना चाहते हैं, we are there to help you. Rahil, we are there to work with you. I am no more in Abbas Shaheed Hospital. I cannot help from that part, but I can help you from SOGP part. Thank you so much. Thank you to Professor Mehrunissa. Thank you Professor Rahil and rest of the attendants. Thank you. बिकॉज इट्स नॉट ये हम सिर्फ यहाँ पे एक जगह को नहीं देख रहे, बट वी आर ऑल्सो लाइव. तो जितने भी हमारे पास ट्रांसमिशन हो रही हैं, वो जो पेशेंट्स हैं वो भी ये चीज़ें देख रहे होंगे. सो all the rest of the participants over here, we have a next presentation, a little short quiz, a little activity for the participants. I would like to call upon Dr. Nazia Hafiz, consultant hematologist, Lamdam Shoro, Hyderabad, to have such a quiz activity so we can involve the participants and we have a feedback from them. Dr. Nazia Hafiz. Thank you so much for calling me, Mavish. So today we are having a great discussion on bleeding disorders in women. ठीक है, तो सुबह से आप सब भी सुनते आ रहे हैं. माशाल्लाह हमारे एमिनेंट स्पीकर्स ने बहुत सारी नॉलेज दी हमें आपको, और मैं थैंकफुल हूँ स्पेशली जो हीमोफीलिया सोसाइटी से जो पेशेंट्स स्पेशली हमारे पास आए हैं. मेरा मेन फोकस वो ही है, और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं हमारे पास MLT के और दूसरे, तो मेरा मेन फोकस आज वही होंगे. एक शॉर्ट क्विज़, मैं क्विक क्विज़ करना चाहूँगी आप सबके साथ, और जिसके बाद आपको प्राइजेस भी दिए जाएंगे. ठीक है, मेरा पहला क्वेश्चन ये है. ठीक है, अब हम जो ब्लीडिंग के साथ जो भी पेशेंट्स आते हैं तो उनके बेसिक कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं, जो कि CBC है, जिसमें हम प्लेटिलेट्स देखते हैं, और कोगुलेशन प्रोफाइल PTA-PTT, जिसे आप सब आई एम श्योर के अवेयर होंगे, जानते होंगे सब. तो कुछ कंडीशंस हैं जिसमें हमें ये डिरेंज मिलते हैं, मतलब एबनॉर्मल मिलती हैं ये चीज़ें. तो उसके लिए मैं ऑप्शंस आपको दे रही हूँ. वॉन विली ब्रेंट डिजीज़, हीमोफीलिया, विटामिन K डेफिशिएंसी और लिवर डिजीज़ या DIC. ठीक, इसमें क्या एबनॉर्मल है? PTA-PTT अलॉन्ग विथ प्लेटिलेट काउंट जो कि कम हो रहे हैं इसके अंदर. तो हु वुड लाइक टू आंसर? PTA-PTT बोथ आर प्रोलॉन्ग्ड. ठीक है, और बढ़ा हुआ है PTA-PTT, लेकिन प्लेटिलेट कम है. यस, ऑप्शन A. प्लीज़ फोकस. PTA-PTT के साथ प्लेटिलेट डाउन है, PTA-PTT सिर्फ बढ़ा हुआ है इसका. कितने लोग कहते हैं कि A ऑप्शन? एनीवन फ्रॉम यू? मैं पीछे इनसे जानना चाहूँगी. ऑप्शन D. ओके, क्लैपिंग फॉर हिम. दैट्स द करेक्ट वन. अब यहाँ पे रीज़न क्या है? कोगुलेशन प्रोफाइल के साथ आपको प्लेटिलेट्स भी लो मिल रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबल कॉज उसकी लिवर डिजीज़ या DIC ही होगी. ओके, आप ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें क्रायोप्रेसिपिटेट बहुत ज़्यादा प्रेस्क्राइब किया जाता है, यूज़ किया जाता है. तो मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या आपको आइडिया कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? जैसे हीमोफीलिया के लिए, वॉन विली ब्रेंट डिजीज़ के लिए, तो क्या हम दूसरे ब्लीडिंग डिसऑर्डर में भी ये प्रेस्क्राइब कर सकते हैं या नहीं? ये तो उनकी तरफ से एक्सपेक्ट करूँगी मैं कि वो बताएं उसमें क्या चीज़ नहीं होती है. यस, एट द बैक प्लीज़. आप देखिए मैविश. क्रायोप्रेसिपिटेट में इनमें से क्या चीज़ नहीं होती है? फैक्टर 9, फेब्रोनेक्टिन, वॉन विली ब्रेंट फैक्टर एंड फिब्रिनोजन. दैट्स द राइट आंसर. इसका मतलब है
नहीं, सुबह से बहुत अच्छी आपने नॉलेज गेन की, तो हम वही आपसे पूछना चाह रहे हैं। ओके अच्छा, ये भी एक कॉमन प्रैक्टिस है कि जो भी ब्लीडिंग के साथ हमारे पास आते हैं पेशेंट, तो मोस्टली क्या होता है कि उन्हें प्लेटिलेट ट्रांसफ्यूजन एडवाइस कर दी जाती है। तो मैं इसके नुकसानात जानना चाहूँगी आपसे, क्या आप इसके बारे में कितना जानते हैं कि बार बार प्लेटिलेट फ्रीक्वेंटली बार बार लगने से क्या नुकसान हो सकता है मरीज़ को? जैसे कि प्लेटिलेट बनना कम हो जाना जिस्म के अंदर बोन मैरो से, ठीक है, या फिर इंक्रीज़ रिस्क कि उसके अंदर खून जमने का अमल शुरू हो जाएगा, या फिर ये हो सकता है कि उसके अंदर जिस्म में एंटीबॉडीज़ बन जाए। और इसके अलावा ये कि एक हार्मोन होता है जो कि प्लेटिलेट बनवाता है, थ्रोम्बोपोइटिन, वो कम हो जाना। तो बार बार खून लगने के अमल से क्या हो सकता है जिस्म के अंदर? क्या प्लेटिलेट बनना कम हो जाएंगे? क्या एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी? क्या खून जमना शुरू हो जाएगा? Who would like to answer yes from students? B. Move on, move on. Yes? Yeah, exactly, you are right. बार बार प्लेटिलेट ट्रांसफ्यूज़ हो रहे हैं, उसके अंदर प्लाज्मा भी होता है, कम होता है लेकिन होता है, तो एंटीबॉडीज़ फॉर्म हो जाती हैं पेशेंट के अंदर, ठीक है? That's the right answer. Moving on to our last question. This is the last question. Last question. तो अभी भी चांस है आपके पास प्राइज़ जीतने का, काइंडली फोकस करें यहाँ पे, ठीक है? अब मेनोरेजिया के साथ एक प्रेजेंट कर रही है 13-year-old गर्ल। ये सिनेरियो आपने अभी सुबह भी सुना होगा इस तरह का, ठीक है? अब उसने इन्वेस्टिगेशंस करवाई हैं, तो इनमें से वो कौन सी है जो इसके साथ मैच कर रही है? 13-year-old गर्ल है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ आई है। अब उसने करवाई तो आइसोलेटेड अच्छा, आपने ऑलरेडी पढ़ लिए ऑप्शंस। ओके, पीटी एपीटीटी दोनों बढ़े हुए होंगे या सिर्फ पीटी प्रोलॉन्ग होगा? हम नेक्स्ट की तरफ मूव होना चाहेंगे। और लोगों से भी पूछिएगा। एनीवन एल्स? ये तो सबको पता होगा। इनके साथ कितने लोग एग्री करते हैं? कितने एग्री करते हैं कि सिर्फ एपीटीटी बढ़ा हुआ मिलेगा हमें, सिर्फ एपीटीटी? ऑप्शन डी, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट वन। ऑप्शन ए किन्हों ने कहा था? आप उनको प्राइज़ दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन। Thank you so much. Thank you, dear participants. Thank you, dear patients, our worthy guests, our speakers, everyone around here, even the team, for joining us, attending the seminar today. And thank you so much. And I would like to invite you to visit the stall, A26 Diagnostic and Research Laboratory. Please do visit that, have fun, and learn more. Thank you so much.